अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरी आज की कहानी नदामत के बाद। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद मैं उसका घर ढूंढने में कामयाब हो गया था। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। मैंने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया। उन्होंने आने का मकसद पूछा। मैं बाबू से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। अंदर आ जाओ बेटा। उन्होंने पर्दा सरकाया और मैं अंदर चला आया। एक अंधेरा सा कमरा था। शायद लाइट कटी हुई थी, इसलिए और अंधेरा लग रहा था। सामने एक चारपाई पड़ी थी जिस पर एक मैली सी चादर बिछी थी। बैठो ना बेटा, खड़े क्यों हो। बुजुर्ग ने चारपाई की तरफ इशारा किया। जी शुक्रिया, आप बाबू को बुला दें। मैं खड़ा ही रहा। अभी बुलाता हूँ, बुजुर्ग ने जवाब में कहा और अंदर की तरफ बढ़ गए। शायद अंदर एक और कमरा था और उसके बाद आंगन, जहाँ उजाला फैला हुआ था। गर्मी बहुत थी और इस कमरे में कोई पंखा भी नहीं था। गरीबी बुरी चीज़ है, मैंने दिल में सोचा। मैंने 10 दिन पहले ही चाय नाश्ते का एक छोटा सा होटल खोला था। अल्लाह ने उस छोटे से होटल में ही बहुत बरकत दे रखी थी। सुबह से शाम तक मैं उस होटल में लगा रहता। घर पर माँ और बीवी थी। हम तीनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। मेरी प्राइवेट जॉब थी जो महीने भर पहले छूट गई। घर पर कब तक फारिग बैठा रहता, इसलिए घर के करीब ही एक चाय नाश्ते का होटल कर दिया था। एक कारीगर था जो नाश्ता वगैरह बना दिया करता था और एक बंदा मैंने बर्तन धोने और साफ़ सफाई के लिए रख लिया था। मगर कल शाम अचानक गांव में उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसे गांव जाना पड़ा। अब मैं मुश्किल में पड़ गया। कारीगर चूल्हा देखे ना कि बर्तन साफ़ करे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। किसी ने बाबू के बारे में बताया मुझे, तो मैं होटल पर में एक जानने वाले को बिठाकर उसे ढूंढने निकल पड़ा और काफ़ी मुश्किल से उसके घर तक पहुंचा था। लो बेटा, पानी पियो। आवाज़ पर मैं चौंका। एक औरत पानी का गिलास लिए खड़ी थी। मैंने सलाम किया और पानी का गिलास लेकर पीने लगा। बाबू की माँ हूँ मैं, उन्होंने बताया। ओह अच्छा, और बाबू कहाँ है। मैंने गिलास वापस करते हुए पूछा। वो आ रहा है बेटा, तुम बैठो ना। उन्होंने इसरार किया तो मैं चारपाई पर बैठ गया। बाबू को दुकान में रखना है, उनके लहजे में खुशी थी। जी हाँ, इसीलिए आया हूँ। ज़रा जल्दी आने का कहें, मुझे देर हो रही है, मैंने इजलत से कहा। लो, आ गया। औरत बाबू को आता देखकर बोली। बाबू क्या था वो? 30-32 साल का जवान था, तंदुरुस्त और लंबा चौड़ा। मैंने सर से पैर तक उसे देखा। तुम बाबू हो? हाँ, फौरन जवाब आया। कहीं काम करते हो? मैंने फिर कहा। नहीं, पहले करता था। बाबू शायद मुझे देख रहा था, मगर उसकी नज़रें अपनी माँ की तरफ थी। मुझे समझते देर न लगी कि इसकी आंखें तिरछी हैं। अभी चलोगे मेरे साथ? मैंने पूछा। अभी नहीं जाऊंगा, कल सुबह आऊँगा और हाँ, पूरे 100 रुपये लूँगा, उससे 1 रुपया भी कम नहीं। बोलो हाँ या ना, वो मुझसे पूछ रहा था। मैं समझ गया ये ज़रा हल्का भी है। मैं चुप रहा। उसकी माँ चुप थी और बाबू वापस अंदर की तरफ जाने लगा। अरे सुनो तो, मैं उसे जाते देख घबरा गया। किसी और को खोज पाना इतना आसान भी नहीं था। उसे जाने दो, मैं कल सुबह उसे भेज दूँगी। तुम पता बता दो, बाबू की माँ ने मुझसे कहा। कल, आज नहीं। मैं परेशानी से उन्हें देखा। नहीं, उसने कल कहा है तो कल ही आएगा। हाँ, मैं भेज दूँगी। वैसे भी घर पर रहकर करता ही क्या है, दिन भर तो बैठा ही रहता है। मगर बेटा, उसे खाना खिलाकर 100 रुपये देने होंगे। वो सब तो ठीक है, मगर ये काम तो सही से करेगा ना। मैंने फिक्रमंदी से उन्हें देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर दिमाग कुछ कम है मेरे बेटे का। तुम प्यार से पेश आना। इसके साथ मैं कल भेज दूँगी। जी ठीक है। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपना पता बताकर वहाँ से रवाना हो गया। सुबह वो वक्त पर आ गया। रात के बर्तन जो कल नहीं धुल पाए थे उसे साफ़ किया, फिर झाड़ू पकड़ लिया। वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था, साथ ही वो हंसी मजाक भी कर रहा था। पहले वो कहाँ काम करता था और फिर वहाँ क्यों काम छोड़ दिया, वो सारी बातें दुकान पर आने वालों को बता रहा था। उसके आने से जैसे होटल में बाहर आ गई थी।
कम दिमाग होने की वजह कर उसकी बातों को सब लोग एंजॉय कर रहे थे, यानी वो एक चलता फिरता एंटरटेनमेंट का सामान था। आज होटल में भी काफ़ी रौनक उतर आई थी। वो फुर्ती से काम कर रहा था। दोपहर में खाना खाने घर आया तो अपनी वाइफ को उसके बारे में बताया। वो भी खुश हुई। मैं खाना खाने के बाद वापस अपने होटल में आया तो देखा बाबू खाना खा रहा है। खाने के बाद वो फिर से अपने कामों में लग गया। आने जाने वाले लोग मुझसे उसके बारे में पूछ रहे थे कि इस बंदे को कहाँ से उठा लाए हो, और मैं अपने आप पर अल्लाह का करम समझकर कह रहा था, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इसे मेरे पास भेज दिया। साथ साथ उस जानने वाले को भी दुआएं दे रहा था कि उसने बाबू का मुझे पता बता दिया। सुबह से शाम हुई और शाम से रात। वो अपने काम में मगन रहा। रात वो घर जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने उसके हाथों में 120 रुपये रख दिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, आपने तो 20 रुपये बढ़ा कर दिए हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। तब वो अफसरदगी से बोला, बाबू, मेरा दिमाग ज़रा कम है, मैं पूरा पागल नहीं हूँ। मेरे माँ बाप गरीब हैं, इसलिए मेरा मुकम्मल इलाज नहीं हो पाया। शायद मेरा इलाज हो जाता तो मैं ठीक हो जाता। उसकी आंखें नम हो गईं। अच्छा, छोड़ो इन बातों को और बताओ, तुमने खाना खाया? मैं इस टॉपिक को बंद करना चाहता था, इसलिए बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। चलो, मैं तुम्हें गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, मैंने फिर प्यार से कहा। अरे नहीं, शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। वो पैसा जेब में रखकर जाने लगा। रुको, मैंने उसे रुकने का कहा तो वो रुक गया। मैंने खाने की कुछ चीज़ें एक लिफाफे में डालकर उसे पकड़ा दिया। लिफाफा पकड़कर उसने मुझे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो बगैर कुछ कहे ही होटल से निकल गया। होटल बंद करके मैं घर आया तो बेगम ने आते ही बाबू के बारे में पूछा। अरे, बहुत काम का बंदा है वो, दिन भर काम करता रहा और पैसे पता है कितने मांगे उसने? सिर्फ 100 रुपये। मैं मुस्कुराया। क्यों सिर्फ 100 रुपये क्यों? अंजुम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। 100 रुपये इसलिए कि बेचारे के पास दिमाग कम है। उसने मुझसे 100 रुपये ही कहा था, मैंने उसे 120 रुपये दिए हैं। मैंने बहादुरी से कहा और कमीज़ उतारकर अंजुम को पकड़ाया। अंजुम कमीज़ पकड़े खड़ी मुझे देखती रही। ये तुम्हें क्या हुआ है? मैंने हैरानी से उसे देखा। जनाब, उस बेचारे के पास नहीं, दिमाग आपके पास कम है। एक बंदा जो सुबह से रात तक भाग भाग कर आपकी दुकान पर काम करता रहा, आपने उसे वापसी में सिर्फ 120 रुपये दिए, वो भी इसलिए कि उसने आपसे 100 रुपये मांगे थे। अगर उसके पास दिमाग कम होता तो अगर उसके पास दिमाग होता तो इतने कम पैसे वो आपसे लेता ही नहीं, मगर उसने लिया क्योंकि उसके पास दिमाग कम था। मगर आपके पास? अंजुम रुकी। उसके मगर आपके पास ने मेरे अंदर खलबली मचा दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और सच भी यही था कि उसके पास नहीं, दिमाग तो मेरे पास कम था। अगर मेरे पास दिमाग कम ना होता तो मैं सही सोचता और उसकी पूरी मजदूरी उसे देता। मैंने वापस से कमीज उससे ले लिया, टेबल पर पड़ी चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ जाने से पहले अंजुम की आंखों में देखा। उसकी आंखें नम हो रही थी। मेरे पास दिमाग कम है, ये बात किसी को पता न चले। इससे पहले मैं बाबू के घर जा रहा हूँ, उसकी पूरी मजदूरी उसे देने। मेरी कम दिमागी का जिक्र तुम किसी और से मत करना। मैंने शरारत से उसकी नाक पकड़ ली। बिल्कुल नहीं करूँगी। अंजुम हंस पड़ी। मैं तेज़ी से पलटा और दरवाजे से टकराते टकराते बचा। अरे, संभल कर जाएं और फ़ौरन वापस आएं, मैं खाना लगा रही हूँ। अंजुम की खनकती सी आवाज़ मुझे बाहर तक सुनाई दी। मैं दिल ही दिल में खुश था कि अंजुम ने मेरी आंखें खोल दी। सच भी यही था कि दिमाग बाबू के पास नहीं, मेरे पास कम था। जब ही मैंने उसकी पूरी मजदूरी उसे नहीं दिया था। मैं गाड़ी निकाल कर बाबू के घर की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं बाबू का मुकम्मल इलाज करवाऊंगा, क्योंकि अगर बाबू किसी वजह से मेरी दुकान छोड़कर किसी और के पास चला जाए तो मेरे जैसे दिमागवर उसकी कम दिमागी का फ़ायदा ना उठा सके। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी एक और खूबसूरत सी कहानी लेकर अगले वीडियो में
आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।